हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम डिस्कस कर रहे थे फूड क्रॉप और फूड क्रॉप में पैडी या राइस। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था राइस का, चावल के क्या बॉटनिकल नेम था, इसकी क्या फैमिली थी, इसकी सब फैमिली क्या थी और इसका ओरिजिन डिकंडोलेक के हिसाब से 1886 में उन्होंने क्या कहा था। वेविलोव ने 1930 में कहाँ इसकी उत्पत्ति बताई थी और IRRI इंटरनेशनल जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इनकी उत्पत्ति किस तरह से इसकी खोज बताई थी, उसके बारे में हमने आपको पेडोलॉजिस्ट जो हैं चांग 1997 में उन्होंने इसको किस तरह से जंगली जाति से इसकी उत्पत्ति बताई थी, वो हमने डिस्कस किया था। और इसके साथ हमने पिछली क्लास में ये भी डिस्कस बताया था कि इसका जो किस तरह से इसका मॉर्फोलॉजी होती है, प्लांट की वनस्पति लक्षण क्या होते हैं, कैसा होता है, एनुअल है, 6 मंथ का प्लान है, और कैसा इसका फ्लावर होता है, कैसे स्टेम होती है, कैसे लीफ होती है, इसको भी हमने डिस्कस किया था। साथ ही हमने इसका ये भी डिस्कस किया था कि इसका जो चावल का जो दाना होता है उसमें कितने परसेंट स्टार्च हैं, कितने परसेंट प्रोटीन है, कितना विटामिन्स हैं और फैट की मात्रा क्या क्या होती है। तो आज डिस्कस जो हमारी क्रॉप है वो पैडी का अगले वाला स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं डॉक्टर सुमन कुमारी परिहार, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आगे पैडी की क्रॉप हम डिस्कस करेंगे, जो कि हम अब बात करेंगे आज इस क्लास में पैडी कल्टीवेशन की। चावल की खेती किस तरह से कैसे किसान करता है खेत में, उसके लिए क्या क्या आवश्यकता है किसान के लिए, क्या क्या ज़रूरत है उसको, क्या क्या मतलब उसमें कैसे उसको सॉइल चाहिए, क्या क्लाइमेट है, कैसा उसका रेन, वहाँ पर क्लाइमेट में सब आ जाएगा आपका कि pH सॉइल का कैसा होना चाहिए, आपकी टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, उसका उसके कब उसका टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, सॉइल कैसी होना चाहिए, pH क्या है, ये सब आपका क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड होता है कि क्या क्या आपके इसमें चाहिए। तो ये तो हो गया, आज हम इसको डिस्कस करेंगे पैडी कल्टीवेशन में। तो जो पैडी का जो कल्टीवेशन है, जो विधि है जो हम कहें, तो उसमें ये है कि क्लाइमेट एंड सबसे पहले हम करते हैं कैसा पैडी को क्लाइमेट क्या चाहिए और सॉइल क्या चाहिए। तो पैडी कल्टीवेशन में स्टेप बाय स्टेप हम लेके करेंगे कि कल्टीवेशन की मैं सबसे पहले ले लेते हैं क्लाइमेट एंड सॉइल। अब जो क्लाइमेट एंड सॉइल है, तो जो चावल जो है एक है सेमी एक्वेटिक पादप है, जिसके लिए अच्छी इसकी ग्रोथ के लिए हमें बहुत अधिक जो है जल की आवश्यकता होती है, या ये कहें कि जो चावल है वो पानी में ही, जो क्रॉप है पानी की आवश्यकता अधिक होती है। और पानी की आवश्यकता के अनुसार ही जो चावल की जो खेती को 2 भागों में, 2 तरह के उसमें डिवाइड किया है, अपलैंड राइज एंड लोलैंड राइज। अपलैंड राइज में इसमें जल की जो आवश्यकता कम होती है, जिससे में कि जो असिंचित पर्वतीय क्षेत्रों में ये बोया जाता है, और यहाँ जो वार्षिक वर्षा है, मतलब एनुअल वर्षा की हैं जो औसत हैं, वो 60 to 120 सेंटीमीटर होती हैं। दूसरी जो है वो लोलैंड है, चावल की खेती होती है वहाँ पर, जहाँ पर बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है इसमें। और इसमें जल पूर्ति के लिए खेतों में जो है सदैव जो है पानी भरा हुआ रहता है। पुराने जो विश्व जो भारत में, जापान, चीन या दक्षिण पूर्व एशिया में चावल की इसी तरह की खेती होती थी। और इसको जो लोलैंड राइस के लिए जो वर्षा जो है उसमें जो पानी है 180 to 240 सेंटीमीटर वर्षा अधिक होती है जब हम लोलैंड राइस की होता है। और इसमें जो टेम्परेचर की अगर बात है, तो पूरे समय चावल की खेती के लिए उष्ण वातावरण, मतलब जो टेम्परेचर है
21 टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और अगर सॉइल की बात करें तो चावल की खेती के लिए जो सॉइल है कि अच्छी पैदावार करने के लिए क्ले लैम, जो चिकनी मिट्टी है या चिकनी दोमट मृदा अधिक उपयुक्त होती है, क्योंकि क्ले लोम चिकनी मिट्टी की जो वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है, जल धारण क्षमता जो उच्चतम होती है, और आम तौर पर जो चावल को किसी भी जो जैसे कि मृदा जैसे कि काली ब्लैक एलुवियल सॉइल है, क्षारीय अम्लीय तथा दलदली सॉइल में उगाया जा सकता है। और इसके अगर हम पीएच की बात करें तो सॉइल का जो पीएच है चावल की खेती के लिए 5 टू 8.5 के बीच में होना चाहिए। तो ये सब जो है क्लाइमेट एंड सॉइल, कैसे चावल की खेती के लिए क्या क्या क्लाइमेट चाहिए, पानी कितना चाहिए, पानी कम से कम अपलैंड के लिए 60 टू 120 सेंटीमीटर, लो लैंड के लिए 180 टू 240 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। टेम्परेचर की बात करें तो 21 टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और पीएच जो है सॉइल का 5 टू 8.5 तक पीएच होना चाहिए। अब है कि कल्टीवेशन के लिए कई स्टेप होते हैं, तो कल्टीवेशन के लिए जो स्टेप हमको हैं चाहिए, तो स्टेप बाय स्टेप हम लेकर चलते कि पहले तो प्रिपरेशन ऑफ फील्ड, कि किस तरह से हम फील्ड की चावल की खेती के लिए फील्ड खेत को कैसे तैयार करें। दूसरा नंबर है सोइंग, बुवाई, किस तरह से बीज चाहिए हमको। सोइंग मेथड, कौन कौन सा मेथड अपनाएं बीज को बोने के लिए। क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों ही इसके लिए महत्व रखता है कि कौन सी हम वैरायटी का बीज ले रहे हैं और कितनी क्वांटिटी हमें बीज की चाहिए। ये डिपेंड करता है उसकी बीज की क्वालिटी के ऊपर। मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन, कब कब किस किस समय पर कब कब हमें वहाँ पर उसको मैन्योर मतलब फर्टिलाइज़र उसमें डालना है, और उसके साथ ही कब कब सिंचाई इरिगेशन, कब कब उसमें पानी का कम या ज़्यादा बढ़ाना है या देना है उसकी। और पानी तो होता ही है, पर उसके साथ ही कब आवश्यकता है, हार्वेस्टिंग के टाइम में अधिक चाहिए या कम चाहिए। हार्वेस्टिंग मतलब कटाई छटाई, कब काटना है उस फसल को। ईल्ड मतलब उपज कितनी हो रही है, जिससे ये ध्यान रखा जाता है कि अच्छी इम्प्रूव वैरायटी बोई जाए जो प्रति हेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा उपज दें। मिलिंग मतलब पेशेंट, जब इसके चावल की जब कटाई हो जाए उसके अंदर धान जो निकले उसके अंदर से चावल के जो दाने निकाले, किस तरह से दाने निकाले जाएं। और क्रॉप प्रोटेक्शन, जो कि जब फसल दाने निकल आए या जो क्रॉप है उसमें किस तरह से कीटों या दूसरी बीमारियों से उसकी रक्षा की जाए, इन सब का ध्यान सब कल्टीवेशन में स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना पड़ता है। तो हम एक एक करके इसको डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ फील्ड, कैसे हम इसकी तैयार करें। चावल के खेत के लिए तैयारी करनी चाहिए किसान को खेत के लिए, कि कैसा वो होना चाहिए इसका। तो हमने इसका तो क्लाइमेट एंड इसकी रिक्वायरमेंट और पीएच ये तो सब हमने डिस्कस कर ही लिया। अब हम चलते हैं कि कैसे किसान को इसका खेत की तैयारी करना चाहिए। तो धान की खेती के लिए एक तो जो खेत है वो समतल होना चाहिए। समतल मतलब सब तरह से एक सा होना चाहिए, कहीं ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। समतल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोस्टली वाटर पानी होता है, खेतों आवश्यकता है चावल की खेती के लिए। तो अगर समतल होगा तो जो पानी का बहाव, पानी का जो स्तर होगा पूरे खेत में समान एक रूप से होगा। और समतल खेत होने से जो प्राप्त निकासी की दृष्टि से भी सुविधाजनक है। खेत में भली भांति पानी भर देंगे जिससे कि एक साथ पानी एक तरफ से होगा, इसमें कहीं पानी इकट्ठा नहीं होगा। वर्षा अगर किसान सिंचाई की उपयुक्त व्यवस्था नहीं है तो वहाँ किसान अगर वर्षा की प्रतीक्षा करते हैं तो वर्षा का भी खेत में पानी जो भरता है अगर, तो वो चारों तरफ एक सा ही भर जाएगा।
तो इसलिए ज़रूरी है कि जो खेत हो वो समतल हो, एक समान हो, और जल से भरे खेत की बुवाई से पहले ही जो किसान है इसकी जुताई कर ली जाती है, जिससे कि उसमें वो ठीक से एक जुताई हो सके। दूसरा जो स्टेप आ जाता है वो सोइंग का स्टेप आ जाता है। जो चावल की अधिकतर फसल जो है खरीफ फसल के रूप में बोया जाता है। जलवायु के अनुसार विभिन्न प्रकार के चावलों की जो अधिक समय में भिन्न भिन्न बुवाई हैं, जैसे कि कुछ अगस्त में, मई जून में है बोल जाते हैं। कटाई का समय उसका सितंबर अक्टूबर में है। कुछ जो वैरायटी हैं जून जुलाई में बोई जाती हैं, तो नवंबर दिसंबर में उनका कटाई का समय होता है। और कुछ वैरायटी हैं जो नवंबर दिसंबर में बोई जाती हैं और उनका कटाई का समय जो होता है वो अप्रैल एंड मई में होता है। अब जो बात करते हैं कि इसकी जो है किस तरह से वो बुवाई किस विधि से होते, क्या कौन कौन सी विधि से कर सकते हैं, सोइंग मेथड क्या क्या वो लेते हैं। तो सोइंग मेथड की बात करें तो इसमें 4 मेथड के द्वारा बुवाई की जाती है चावल की। एक तो ड्राई कल्टीवेशन, सेमी ड्राई कल्टीवेशन, वेट कल्टीवेशन एंड इंस्टेंट गहन कृषि विधि के द्वारा। अगर ड्राई सबसे पहले हम लेते हैं ड्राई कल्टीवेशन। ड्राई कल्टीवेशन में जो है इस प्रकार में जो बुवाई की विधि जो है, इसमें जो किसान हैं, कृषि जो है जो असिंचित, जहाँ पर कम वर्षा वाले स्थानों पर की जाती है, इनमें धान के खेतों में जो होता है धान को छिड़क कर ऐसे फैलाकर बो दिया, जैसे छिड़का जाता है। और ये जो फसलें हैं देर से पकती हैं, अतः इसमें 1 वर्ष में है फसल तैयार होती है। मतलब जहाँ पर ड्राई कल्टीवेशन में मतलब पानी की कमी वाले क्षेत्रों में ये इस तरह का बीज बोया जाता है छिड़काव विधि से। दूसरा जो विधि है सोइंग की वो है सेमी ड्राई कल्टीवेशन। इस विधि में जो है वो वर्षा के ऊपर डिपेंड है। वर्षा काल में अत्यधिक खेतों में जहाँ पानी भर जाता है या पानी रहता है, जैसे कि उड़ीसा, बंगाल, पश्चिम बंगाल में इस तरह की सोइंग की जाती है। तीसरे प्रकार की है वेट कल्टीवेशन। आर्द्र कृषि के अंतर्गत छिड़काव के लिए जो होते हैं प्लांट को अधिक, इसमें क्या होता है कि अंकुरित बीजों का उपयोग किया जाता है। इस विधि में धान को पानी के तर बोरियों में 2-3 दिन तक रखकर जर्मिनेट अंकुरित किया जाता है और अंकुरित करने के पश्चात बीजों को संचित अथवा जो प्राप्त क्षेत्र वाले वर्षा क्षेत्र जो खेत होते हैं उनमें वहाँ पर छिड़काव कर दिया जाता है। जर्मिनेटेड सीड का जर्मिनेशन अलग किया जाता है, बाद में उनको पानी जिन खेतों में भरा होता है उनमें उनको स्प्रेड कर दिया जाता है, छिड़काव कर दिया जाता है। जो मेन जो है गहन विधि किसको कहते हैं, इंटेंसिव, इस विधि में ऊपर भूमि अपलैंड क्षेत्र में प्रयोग ली जाती है, जहाँ सिंचाई अथवा अन्य विधियों द्वारा जल पूर्ति संभव है। मतलब या तो पानी भरा ही रहता है या पानी भर दिया जाता है खेतों में। इसके अंतर्गत जो है धान के अंकुरण या नर्सरी में चावल की पौध तैयार कर ली जाती है और फिर बाद में ट्रांसप्लांटिंग पौधे जो तैयार कर लेते हैं और फिर स्थानांतरण करने से पूर्व खेतों में मात्रा में खाद भी अधिक मात्रा में डाल दी जाती है और इसके पश्चात खेत में जुताई की जाती है और 20 to 25 दिन 20 से 25 दिन पुरानी जो पौध होती है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। 2-3 दिन पौध को एक ही स्थान पर लगाया जाता है। इस विधि में जो बीज कम संख्या में काम आते हैं तथा इनकी लागत भी कम होती है और इस विधि में वर्ष में 2 या इससे अधिक फसलें भी किसान प्राप्त कर लेता है। अगर हाँ ये है कि अगर हम ड्राई कल्टीवेशन और जो इंटेंसिव कल्टीवेशन है गहन कृषि विधि है, इनके द्वारा खेत में प्रतिवर्ष चावल की 2 डबल क्रॉपिंग ड्राई मेथड से भी ले सकते हैं और डबल क्रॉपिंग में 2 फसलें ले सकते हैं और किसान कभी कभी तो ट्रिपल क्रॉपिंग भी
प्राप्त कर लेते हैं। जबकि जो है कि जो ड्राई कल्टीवेशन में किसान केवल एक ही फसल तैयार कर सकता है अपने खेतों में। अगर कहने का मतलब है कि अगर किसान के पास में पानी की सुविधा है या किसान के पास में उन खेतों में जहाँ पानी भरा रहता है, ऐसे खेतों में चावल की खेती अलग अलग वैरायटी का किसान बोएं तो उसमें वो एक साल में डबल क्रॉपिंग और कभी कभी उन्हीं खेतों में ट्रिपल क्रॉपिंग भी किसान फसल ले सकता है। अब बात करते हैं क्वांटिटी ऑफ सीड, कितना बीज की मात्रा किसान को चाहिए। किसान को बाजार में मिलने वाला जो चावल बुवाई के योग जो चावल हमें मिलता है, उस चावल को हम खेतों में नहीं बो सकते हैं, क्योंकि वो चावल हमें मिलिंग के द्वारा जो है उसका एम्ब्रियो जो है वो नष्ट हो जाता है। तो जो चावल हम खाते हैं उसको एज ए सोइंग के काम में हम नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें एम्ब्रियो तो नहीं होता है। अतः हमें जो है ड्राई कृषि में विधि द्वारा जो है जो बुवाई के लिए है, अगर ड्राई मेथड से हम बुवाई कर रहे हैं तो 80 to 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर हमें बीज की आवश्यकता होती है। और इस बीज को पहले हमें इसको कोई रोग ना हो उसके लिए उपचार किया जाता है अच्छी तरह से, कि जैसे कि सोडियम हाइपोक्लोराइड या प्रोनक्स या क्रोनप्रसान, जो कुछ एग्रोसन नामक कोई दवाइयाँ हैं, उसके लिए हम प्री ट्रीटेड सीड उसको बीज को हम उपचार कर लेते हैं, जिससे कि हमारी फसलों में या किसान जो फसलों में किसी प्रकार का कोई उसमें उनको रोग ना लगे। मैन्योर और फर्टिलाइज़र सर खाद या क्या क्या उसमें उर्वरक डाले जाएं, इनके लिए पैदावार के लिए जो किसान हैं वो उसमें डाले जाते हैं। क्रॉप के लिए आवश्यकता हो जाती है, जैसे कुछ किसान जो गोबर की खाद, कंपोस्ट, खली वगैरह, कुछ प्राकृतिक खाद NPK, यूरिया, सुपर फॉस्फेट, पोटास आदि दिया जाता है। और चावल के लिए जैसे 130 किलोग्राम यूरिया, 40 to 60 किलोग्राम फॉस्फेट, 30 to 45 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टर किसान इसमें डालते हैं। अब हम बात करते हैं इरिगेशन की, कि क्या क्या इरिगेशन है, कब कब किसान को इसमें पानी का क्या ध्यान रखना है। तो पौधरोपण के समय जब इसमें ट्रांसप्लांटिंग कर रहे होते हैं किसान गहन कृषि विधि के द्वारा, तो उस टाइम पौधरोपण के लिए खेत में 1.2 to 2.5 सेंटीमीटर खेत में पानी होना आवश्यक है। 1.2 to 2.5 इतना पानी होना हो है, तभी हम किसान इसमें उसमें विधि में उसमें पानी जो प्लांट हैं वो क्रॉप हैं वो नर्सरी से पौधे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद पूरे टाइम समुचित रूप से होने पर इसकी जो पानी की मात्रा है खेत में पानी की मात्रा आवश्यकता अनुसार बढ़ाई जा सकती है, और बीच बीच में निकाली भी जा सकती है। जबकि बालियाँ इसमें आ जाती हैं या लगभग पक जाने के पश्चात चावल की कटाई की जाती है, हार्वेस्टिंग की जो बात करते हैं। और इस स्थिति में जो तना हरा होता है, कटाई देर करने पर जो है बालियाँ टड़क जाती हैं या दाने ज़मीन में बिखर जाते हैं, इसलिए कटाई जब भी कर ली जाती है जबकि इसका जो स्टेम है चावल के पेड़ क्रॉप का प्लांट का वो हरा होने पर ही इसको अलग कर लेते, नहीं तो अगर देर करे तो पकने पर वहीं पर चटक के अलग हो जाता है। और फिर इसको मशीनों से इस्तेमाल करके इसको कटे हुए पातों सूखने के लिए 1-2 दिन खेत में ही फैला दिया जाता है, और फिर बंडल बना लिए जाते हैं, और बंडल बना के इनको थ्रेशर या पशुओं को चलाकर इनको खलिहानों में अलग कर जाते हैं। ये तो है इसकी उपज जो है अलग अलग उसमें अलग अलग होती वैरायटी की, जनरली 1500 से 8000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि चावल की कौन सी किस्म वैरायटी किसान ने अपने खेत में लगाई है, कौन से सॉइल वहाँ पर है, कौन से क्लाइमेट है, और कौन से उसने फर्टिलाइज़र उसमें डाल रखे हैं।
ये सब हैं। अब हम जो बात करेंगे इसमें, आज तो हमने इसमें बात करी है कि किस तरह से किसान ने कल्टीवेट किया अपने चावल को अपने खेत में। तो आपने देखा कि क्या क्या उसमें कहा कि कल्टीवेशन में आ गया प्रिपरेशन ऑफ फील्ड, सोइंग कैसे की, सोइंग में भी ड्राई कल्टीवेशन, सेमी कल्टीवेशन, वेट कल्टीवेशन और इंटेंसिव कल्टीवेशन। इसमें भी अलग अलग करा। क्वांटिटी ऑफ सीड का ध्यान रखा कि प्रति हेक्टर हमें सीड कैसा डालना है। सीड के साथ ही हमें पहले सीड को प्री ट्रीटेड करना है जिससे कि उसमें किसी तरह का सीड के संग में कोई बीमारी नहीं हो। कब किस समय हमें उसमें खाद और फर्टिलाइज़र डालनी है। फिर उसमें पानी कब कितना ज़्यादा कम और कहाँ कहाँ पर पानी कितना, खेत में कितना पानी होना चाहिए उसका ध्यान रखना है। और किस समय चावल की ये भी ध्यान रखना है कि जो कटाई का समय है उसको ज़्यादा ना पक पाए, समय पर उनको काट लिया जाए। अगली क्लास में हम बात करेंगे पेशेंट मिलिंग की, कि चावल की किस तरह से उस फसल में से चावल निकाला जाता है, किस तरह से फसल का प्रोटेक्शन करा जाता है, कौन कौन सी इम्प्रूव वैरायटी है और क्या क्या चावल के उपयोग हैं। इन सब को हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।